साधारण विधेयक हमने देख लिया था, उसमें कैसे-कैसे, कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं, तो ये सब हमने साधारण में देख रखा है। अब दूसरा जो विधेयक है, वो है धन विधेयक, ठीक है? दूसरा कौन-सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। धन विधेयक। धन विधेयक के क्या दायरे हैं भाई? हुँ? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ठीक है ना? इसमें कहा गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जिसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। धन विधेयक की हम परिभाषा कैसे तय करेंगे कि ये धन विधेयक है? तो उसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आर्टिकल 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक-एक पॉइंट करके लिख लीजिए। किसी कर का अधिरोपण, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, ठीक है? भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। की अभिरक्षा का मतलब क्या है? कि मतलब ऐसी किसी भी निधि में जमा करना या उसमें से धन निकालना, ठीक है? ध्यान रखना थोड़ा सा। और क्या आएगा? भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, संचित निधि से धन का विनियोग, ये भी आएगा। फिर भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा, ठीक है? घोषणा, घोषणा मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई अतिरिक्त खर्चा आ जाए। अभी जैसे आपने देखा होगा, अगला क्या है? भारत की संचित निधि, लिखिएगा फिर, भारत की संचित निधि या लोक लेखे में लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ठीक है? या फिर बोले तो लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, या अभिरक्षा, या इनसे व्यय, या इनका केंद्र, राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, जो कुछ भी हो जाए, ये सब आ जाएंगे। ये तो है क्या, धन विधेयक में शामिल हैं। इन्हीं सबको देख के हम बोल सकते हैं कि भैया ये धन विधेयक है। लेकिन मान लीजिए जुर्माना हो या फिर और भी कोई तरीका हो जिससे धन शक्तियों का अधिरोपण किया जाए, तो क्या वो भी धन विधेयक होंगे? तो उसका जवाब होगा नहीं। बात समझे? अनुज्ञप्तियों के लिए फीस या फिर की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग जब कोई करे, तो क्या ये भी धन विधेयक में आएगा? कहीं, है ना? कहीं पर वो क्या बोलते हैं, गर्मी का मौसम है, लोगों ने कहा कि एक प्रोग्राम रखते हैं और वहाँ एक स्टॉल लगा दिया जाएगा, उस पे वो शरबत वरबत बांटा जाएगा, उसके लिए चंदा लगेगा भाई, है ना? आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा करते हुए लोगों को। तो ये धन विधेयक है। अब हमें एक चीज पता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां पर साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, वहीं
और दूसरी बात, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाने के साथ साथ राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। लेकिन अगर धन विधेयक की बात होगी तो पहली बात तो इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पूरा स्थापित किया जा सकता है। शुरुआत शुरुआत क्या, सब कुछ वहीं होगा इसका। दूसरी बात है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। ये दो चीजें तुमको पता होनी चाहिए साधारण विधेयक और धन विधेयक के मामले में, ठीक ना? यस सर। ये भी हमको पता है कि धन विधेयक से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो अध्यक्ष के होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है। हाँ, सर्वोपरि, सर्वमान्य, अंतिम, सब कुछ होता है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय। मतलब उसके निर्णय को कहीं किसी न्यायालय में या कहीं संसद में राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है? जब धन विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? मान लीजिए लोकसभा से तो पारित हो गया है, अब उसको राष्ट्रपति के पास भी जाना है, राज्यसभा में भी जाना है। तो ऐसे तो कुछ है नहीं कि उसको उठा के तुरंत भेज दिया जाएगा। उसमें सिंपल सा है, लोकसभा के अध्यक्ष उसको धन विधेयक के रूप में एक मतलब मुहर टाइप को मारते होंगे कि भाई देखो ये धन विधेयक है, इसी के मामले में फैसला करना है, हमने देखो कर दिया है, आप लोग भी कर दीजिए, यही बोलते होंगे ना उसमें, ये होगा। और जो विशेष प्रक्रिया है वो हमने बताया यही है कि लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता केवल, और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के साथ, मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश से ही। ऐसे धन विधेयक और साधारण विधेयक में ये भी अंतर है कि जहां साधारण विधेयक को गैर सरकारी सदस्य या मंत्री दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं, वहीं पर धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्त साधारण विधेयक वाले में सिर्फ इतनी होती है कि गैर सरकारी सदस्य कोई भी प्रस्तुत करना चाहता है, पहले तो भैया उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, उसका उद्देश्य बताए, तब अनुमति मिले, उसके बाद वो अपना ले जाके वहां पे बताएगा भाई देखो ये मामला, ठीक है? ऐसे होता है। मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित होने के बाद क्या होता है, इसमें राज्यसभा को भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कुछ जो शक्तियां दी गई हैं वो प्रतिबंधित रूप में है। प्रतिबंधित रूप का मतलब है कि भैया देखो अस्वीकार तो कर नहीं सकते, ठीक है, अनुमति देनी है। 14 दिन का आपको वो दिया गया मोहलत कि 14 दिन तक आप अपना काम कर सकते हैं जो आपको सही गलत लगता है। लेकिन अगर 14 दिन इंतजार करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं आता है तो लोकसभा ये मान के बैठ जाती है कि राज्यसभा में भी धन विधेयक पारित हो गया है। यही होता है ना, 14 तो लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा के विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में 14 दिन के कुछ प्रतिबंध इसमें रखे गए हैं, और अस्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकता है राज्यसभा, ये बात याद रखनी चाहिए। 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। हाँ, एक काम है, सिफारिश कर सकता है जरूर। सिफारिश उस धन विधेयक में कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि ये वो बोल दे कि अच्छा देखो ये वाला इसमें कुछ किया जा सकता है क्या, ये वाले पॉइंट में, इस तरीके से अगर हो पाए तो इसको थोड़ा सही कर लेते, ये कर सकता है राज्यसभा, लेकिन अस्वीकृत नहीं कर सकता है, और ना ही क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है। बात समझे? ध्यान रखना है, ठीक है? 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा फिर वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद रखना, राज्यसभा जो सिफारिश की है, राज्यसभा ने जो सिफारिश दी थी लोकसभा में, लोकसभा जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस सिफारिश को मान ही ले, ये भी नहीं जरूरी है। बात समझे? मतलब एक तो राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित ना तो अस्वीकृत करने का अधिकार है, ना तो उसमें संशोधित करने का अधिकार है। सिफारिश करने का है कि भाई सिफारिश कर सकता है, लेकिन लोकसभा के पास ये ताकत है कि वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। बस समझे? मानने के लिए, सिफारिश मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए अभी तक तो ये पता चला कि लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं, अगर मान लीजिए गलती से कि लोकसभा ने राज्यसभा की सिफारिश को मान भी लिया, तब क्या होगा? तब होगा कि राष्ट्रपति के पास वापस भेजना पड़ेगा। नहीं, वो दो जो विधेयक होगा, संशोधित विधेयक
क्योंकि उसने सिफारिश को माना है, मतलब उस विधेयक में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा ही होगा। तो जब फेरबदल थोड़ा बहुत संशोधन होगा तो उस विधेयक को संयुक्त बैठक के आधार पर पारित मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए लोकसभा ने उसकी सिफारिश को नहीं माना है तो वो जैसा का जैसे जस्त का तस जैसा भेजा गया था राज्यसभा के पास, उसी रूप में उसे संयुक्त रूप से पारित मान लिया जाता है। बात समझे? और 14 दिन तक अगर वापस नहीं करती है ना राज्यसभा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि धन विधेयक लटक जाएगा, नहीं लटकेगा। उसको लोकसभा के द्वारा पारित ही माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि राज्यसभा सहमत है हमारी बात से और हम इसको पारित कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये है जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वो या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोककर रख सकता है, लेकिन वो किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या चीज है कि वो उसको स्वीकृति दे दे या फिर रख ले। रखने का मतलब ये नहीं है कि रख ले, रोक नहीं सकता पूरी तरह से। रखने का मतलब ये है भैया थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा देख तो लें, कुछ बदलाव तो नहीं किया गया, एक बार हम ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, बस समझे। लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक ना। अब वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको पता है कि उनकी अनुमति मिलने के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसी में एक आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है? अब एक सवाल ये आता है आपका, कि पूछा भी गया है एग्जाम में, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? पहला स्टेटमेंट ऐसे हो जाए और दूसरा हो जाए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, तो कौन सा सही होगा? दोनों गलत होगा सर। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं सर, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। हाँ, मतलब आर्टिकल 117 जो है वो आर्टिकल 110 प्लस कुछ अन्य प्रावधान मिलकर ही बनते हैं। देखो जब वित्त विधेयक की बात होगी ना सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसमें 3 आर्टिकल्स होते हैं इस मामले में। एक तो आर्टिकल आपका धन विधेयक वाला है, धन विधेयक वाला आर्टिकल तो आपको पता ही है 110 है ना जी सर। वित्त विधेयक में 2 आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। ये होता है 117(1) और ये होता है 117 क्या लिख रहे हैं 117(3). इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो जो ये 117 का अनुच्छेद क्लॉज 1 है, ये धन विधेयक में कुछ स्थितियों में धन विधेयक माना जाता है, कुछ विशेष स्थितियों में धन विधेयक माना जाता है। जैसे आप देखेंगे ना तो इसमें कर वर का मामला, टैक्स का मामला इसमें आता है, वो आपका किस में जाएगा? धन विधेयक में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि वित्त विधेयक है क्या? वित्त विधेयक वो जो वित्तीय मामलों से संबंधित हो। वित्तीय मामला मतलब जैसे राजस्व का मामला हो, ठीक है, राजस्व का मामला हो या व्यय से संबंधित कोई मामला हो, वो क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो मान लीजिए कि जैसे जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें कुछ टैक्सेस लगाए जाएंगे, कुछ टैक्सेस खत्म भी किए जाएंगे, ये सब भी होता है ना। इसमें लगाना है, उसमें कमी उमी करना है या कुछ में बढ़ा देना है। ये जो टैक्स लगाना, बढ़ाना, घटाना, जो कुछ भी मामला होता है, ये सारा का सारा मामला वित्त विधेयक में जाता है। सिंपल सा समझे, राजस्व या व्यय से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो सब वित्त से संबंधित वित्त विधेयक होते हैं। ठीक भाई, इसमें हमने बताया है ये आपका धन विधेयक है, ये आपका ये वित्त विधेयक। अब इसमें बात ये हो रही है कि कौन सा धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक होगा। कैसे वित्त विधेयक 1 कैसे धन विधेयक बन जाएगा, कैसे वित्त विधेयक 2 सिर्फ वित्त विधेयक बनकर रह जाएगा, और कहां पे ये वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों हो जाएगा। ठीक ना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात होती है कि कौन से वित्त विधेयक हैं जो धन विधेयक होते हैं, क्योंकि इसमें है कुछ धन विधेयक होते हैं और कुछ वित्त विधेयक भी होते हैं इसमें है। तो वो कौन से वित्त विधेयक हैं जो धन विधेयक होंगे?
सीधी सी बात है, जो अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किए गए होंगे, परिभाषा में जो शामिल होंगे, वो सब के सब धन विधेयक में आ जाएंगे, है ना? 110 में जिनका उल्लेख होगा संविधान के। ध्यान रखना। अब वित्त विधेयक 1 क्या है? कहां गया? वित्त विधेयक 1 क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, वो विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले आते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो, अनुच्छेद 110 में क्या क्या मामले हैं भाई? कई बार आया है, ऊपर ही हमने बताया है, उसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ये वाले मामले, ये सब के सब मामले, कहां तक है? यहां तक है। ये सब के सब मामले क्या है? धन विधेयक से संबंधित है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब एक ऐसा विधेयक होगा जैसे ऋण संबंधी खंड, ऋण संबंधी मामला, ठीक है, और जो ऋण संबंधी होगा वो है धन विधेयक, जो ऋण संबंधी नहीं होगा वो होगा वित्त विधेयक। यहां पे बोला गया था ना, उधार का मामला, सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन करना, है ना? तो ये क्या है? ऋण का मामला है तो धन विधेयक, ऋण का मामला नहीं है तो वित्त विधेयक है, ठीक है? ओके, हाँ बोलिए ना। ये जो वित्त विधेयक 1 है ना, ये 2 स्तर पे धन विधेयक के समान है। वो 2 स्तर कौन कौन से हैं इसके? 2 स्तरों पे ये समान है धन विधेयक के। कैसे? एक तो ये है कि जैसे धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, वैसे का वैसे ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक 1 की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात नहीं कर रहे भाई, याद रखना। ये सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है, वैसे वित्त विधेयक 1 को भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। बात समझे? ये सिर्फ वित्त विधेयक 1 की बात कर रहे हैं, वित्त विधेयक 2 अभी नहीं आ रहा है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं अभी हम। सर इसको दिखा दीजिए ना। बस Yes, समझे sir. भाई? यस सर। साफ ये है कि जो 2 स्थितियां हमने बताई कि वित्त विधेयक 1 2 मामलों में धन विधेयक के समान है, उसके अलावा जितने भी मामले हैं, अन्य सभी मामलों में वित्त विधेयक 1 सिर्फ और सिर्फ वित्त विधेयक है। मतलब वो सिंपल सा समझे, एक साधारण विधेयक के रूप में व्यवहार करता है। बाकी सब मामला इसका शुरू में बताया था, ऋण संबंधी मामला है तो धन विधेयक, ऋण संबंधी नहीं है तो वित्त विधेयक है। तो जो ऋण संबंधी मामला नहीं होगा वो वित्त विधेयक में आएगा, मतलब वो साधारण विधेयक होगा, मतलब लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बात समझे? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ध्यान इतना भी रखना होगा कि अगर मान लीजिए वो वित्त विधेयक के रूप में राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा क्या करेगा? उसे स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वो जो मामला गया है राज्यसभा के पास, वो किसी कर में कटौती या उन्मूलन से संबंधित मामला ना हो। ठीक है ना? था हम सबका, ये बता दीजिए हमें एक बार आप लोग, वहीं से स्टार्ट कर लेंगे फिर हम। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। अब दूसरा है, एक तो ये वित्त विधेयक 1 हो गया, हमने समझ लिया है वित्त विधेयक 1 में क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक अगला जो प्रावधान है वो है वित्त विधेयक 2। ये वित्त विधेयक 2 क्या है भाई? ये पूरी तरह से वित्त विधेयक है, इसमें धन विधेयक का कोई मामला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। वित्त विधेयक 2 क्या है? वित्त विधेयक 2 में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब ऐसा बोले कि वित्त विधेयक जो 2 है वो अनुच्छेद 110 में प्रावधानित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी मामले हैं, उन सबके अलावा जो कुछ मामले होते हैं वो सबके सब वित्त विधेयक 2 में शामिल होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 110 से बाहर का जितना भी मामला है वो सब किसमें आएगा? वित्त विधेयक 2 में आ जाएगा। ठीक ना, ध्यान रखना है। 10 के जितना भी मामला है सर, इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं। संचित निधि पर, अर्थात अनुच्छेद 110 से बाहर के सभी मामले इसके अंतर्गत आते हैं।
इसका प्रयोग लिखिएगा, इसका प्रयोग साधारण विधेयक की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण विधेयक की तरह किया जाता है। अर्थात 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 साधारण विधेयक वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अर्थात इसके लिए साधारण विधेयक वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। हो गया? यस सर। चलिए, ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी एकमात्र विशेषता यह है कि इसे जब तक राष्ट्रपति किसी सदन को इसकी अनुशंसा न दे दें, तब तक इसे किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। मतलब देखो क्या है ना कि अनुशंसा ना दे राष्ट्रपति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति अस्वीकृति मतलब जो कुछ भी रहेगा उनका पूरा का पूरा दारोमदार है राष्ट्रपति महोदय का। इस मामले में सीधी सी बात है, एक साधारण विधेयक के रूप में जब काम कर रहा है तो जाहिर सी बात भैया संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में इस विधेयक की शुरुआत की जा सकती है, लाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के। राष्ट्रपति के अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। बात समझे? सर इसमें बहुमत की भी जरूरत। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है मतलब एक जो उनका विचार है ना वो जरूरी होता है। ठीक है ना? मान लीजिए कोई, और एक चीज और याद रखना, इस मामले में दोनों ही सदन इस बात के लिए एकदम वो क्या बोलते बाध्य नहीं होंगे कि दोनों सदन इसको स्वीकार ही कर लें। ये भी बात याद रखनी है वित्त विधेयक 2 के मामले में। और ध्यान रखना है, अगर किसी भी मामले को लेकर इस विधेयक के चक्कर में दोनों ही सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या चारा है उसके बाद क्या कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? तो उपाय है भाई, कौन सा उपाय है इसके लिए? बैठक। हाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। फिर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, है ना? अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। मतलब यहां पे हमको ये पता हो गया, जो कभी पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है, कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस मामले में है, किन विधेयकों के लिए किया जाता है, किस विधेयक के लिए किया जाता है? तो 2 विधेयक हुए, एक तो हुआ साधारण विधेयक और दूसरा हुआ वित्त विधेयक। इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन मान लीजिए वहां पर, ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई ऑप्शन होगा वित्त विधेयक 1 या वित्त विधेयक 2, सिंपल सा वित्त विधेयक ही रहेगा। वित्त विधेयक 1 की बात अगर आएगी तो वित्त विधेयक 1 में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि 2 मामलों में हमको पता है धन विधेयक के रूप में काम करता है, धन विधेयक की तरह कार्यप्रणाली इसकी है, तो ऐसे तो नाम नहीं दे सकते वित्त 1 या वित्त 2 करके। लेकिन इन 2 मामलों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। ठीक है ना? संयुक्त बैठक का मतलब है, मान लीजिए कोई विधेयक है, उसको दूसरे सदन ने क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। एक तो ये मामला है, पहला मामला तो ये है कि दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, पहला मामला है। दूसरा मामला ये है, यदि सदन जिस सदन में गया है वो विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर दे, जैसे हमने बोला इसमें। और वो तीसरी स्थिति यह है, दूसरे सदन के द्वारा क्या किया जाए? विधेयक को पास ना करके 6 महीने से ज्यादा तक रोक के रख ले अपने पास। बात समझे?
मतलब किसी दूसरे सदन में जब जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा तभी संयुक्त बैठक का मामला आएगा, याद रखना है। या तो अस्वीकार कर दे, या फिर जो संशोधन किया गया उसको मानने से मना कर दे, मतलब असहमत हो रहे, या फिर बिना कुछ बोले उस विधेयक को अपने पास 6 महीने से ज्यादा समय के लिए रखे रहे। इन्हीं 3 स्थितियों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। हमको पता है कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक के मामले में पूरी की पूरी शक्ति जो है लोकसभा के पास है। ठीक है ना? यस सर। ये बात याद रखनी है। अच्छा, यहां पे एक चीज और याद रखना है, जो संविधान का संशोधन विधेयक होता है उस मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन दोनों सदनों में समान रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग तरीके से पारित होना चाहिए। यह बात याद रखना। मतलब ये बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक समान शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन के मामले में, यही बोला जा सकता है। उस स्थिति में नहीं लागू हो सकती है, तब ये 6 महीने की अवधि में वो समय नहीं गिना जाता है जब लगातार 4 दिन का अवकाश हो, 4 दिन तक संसद ना चली हो। बात समझ रहे ना? अलग से यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति लेकिन सर इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं। ठीक है? जो लोकसभा विघटन से पहले जारी कर दी गई हो। चलिए, एक टॉपिक है इसका, एक ये है संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। सर ऐसे का टॉपिक करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं सर? हमें तो कुछ पता नहीं। हाँ, बताना भूल गए थे आप लोगों को। संडे को आप लोगों का एसए का टॉपिक रहेगा और शाम को 7 बजे रहेगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है? ऐप में भी तो संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता। भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है। मतलब यह है कि आप लोगों ने भी सुना होगा पॉलिटी में कि भारत के कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है संसद। फिर भी कहीं कहीं पर संसद अप्रभावी जैसे मालूम पड़ती है। उसका कारण क्या है? हो सकता है आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी, या कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित होने के बावजूद भी संसदीय नियंत्रण अप्रभावित रहते हैं। स्पष्ट करें, या कुछ ऐसे करके हो जाए, विवेचना करें, व्याख्या करें, कुछ भी करें। ठीक है? प्रश्न कुछ भी आपसे पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। तो प्रायोगिक की तुलना में सैद्धांतिक ज्यादा है। वास्तव में ये नियंत्रण अभी लक्ष्मीकांत में है। ठीक है? लक्ष्मीकांत का सहारा ले रहे हैं हम, क्योंकि दूसरा सोर्स अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यूज एनआईओएस भी कर सकते हैं, लेकिन एनआईओएस को अभी अगर उठाएंगे ना तो बहुत कुछ फंसा देगा, फिर हमको अच्छे से उसमें हम फंस सकते हैं, इधर उधर हो जाएंगे। इतना इसमें नॉर्मल तरीके से लिख लेंगे। वास्तव में यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, जिसके लिए कुछ प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, देश का प्रशासन इतना
इतना विशाल और जटिल है कि इतना विशाल और जटिल है कि संसद को ना तो इतना समय है और ना ही इतनी विशेषज्ञता है। ठीक है, कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण अनुदान मांगों की तकनीकी प्रकृति के कारण संसद की वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाती है। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक है, यस सर। तीसरा लिखिएगा, विधायी नेतृत्व। विधायी नेतृत्व, इसमें लिखिएगा, सॉरी, विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर करता है तथा कार्यपालिका की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो गया? यस सर। चौथा लिखिएगा, संसद का नीति आकार निर्धारण में संसद का आकार काफी बड़ा है। संसद का आकार काफी बड़ा है और इस पर नियंत्रण रखना काफी कठिन होता है। ओके, ठीक भाई? ओके सर। चलिए यस सर। अगला लिखिएगा, कार्यपालिका के साथ के साथ संसद में बहुमत का समर्थन होता है। कार्यपालिका के साथ संसद में बहुमत समर्थन होता है, फलतः उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना क्या लिख लिए? उसकी प्रभावी आलोचना की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, संसदीय समितियों के कार्य। हेडिंग है, आप लोग चाहे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, लोक लेखा समिति जैसे वित्तीय संस्थाएं, लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती हैं। अतः किसी शरीर का पोस्टमार्टम कब होता है? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद, है ना? मतलब कांड हो गया तब जांच पड़ताल होगी। पोस्टमार्टम शब्द का यूज इसीलिए किया गया है इसमें कि सर ये, लिखना है क्या? हाँ लिखना, अरे वो नहीं लिखना, ये लिखना है, अभी हम पता ही लिखने वाले थे। ये लिखना है इसमें कि अतः ये प्रक्रिया पोस्टमार्टम जैसी होती है, ये लिखना है। गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से, हेडलाइन लिखवाइए ना तो इसमें सर लिख दीजिए ना। गिलोटिन का प्रभाव,
लिख लीजिए इसमें, गिलोटिन के बढ़े हुए आश्रय से वित्तीय नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान क्या होते हैं ये? लिखिएगा इसमें, इसकी अभिवृद्धि से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम होने के साथ साथ कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना? प्रत्यायोजित विधान क्या होते हैं? कार्यपालिका द्वारा जो विधि का निर्माण किया जाता है, जो विधान का निर्माण होता है, उसको प्रत्यायोजित विधान बोलते हैं। हालांकि होता क्या है कि भारत में संसद के पास शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है विधि बनाने की, है ना। भारत में विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है। लेकिन संसद ने क्या किया है, वो अपनी उस शक्ति को दे दिया है कार्यपालिका को कि भैया आप करो ये काम। अब ये काम क्योंकि कार्यपालिका करती है, इसलिए इसको प्रत्यायोजित विधान के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। ठीक है, बात समझे ना? ओके सर। हाँ, यस सर। ध्यान रखना इसको। चलिए अगला क्या है? अध्यादेश का निर्माण। या अध्यादेश ही लिख लो बस, अध्यादेश। इससे क्या होगा? देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के निर्माण से संसद की विधि बनाने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है सर, ये विधि बनाने की शक्ति से ये कम कैसे हो जाएगी सर, शक्ति संसद की? बात में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते रहेंगे ना, तो संसद को मौका ही नहीं मिलेगा कि इस पे कानून बना दिया जाए। ठीक है, अध्यादेश लाने का मतलब होता है कि उस पर कोई दूसरा कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है ना? ओके। एक और कौन सा पॉइंट था, देखो हेडिंग भूल गए फिर से हम। हाँ, विपक्ष का अभाव, ये भी लिख लो। क्या है ये? संसद में सशक्त और स्थिर विपक्ष के अभाव, ठीक है, अभाव, और संसदीय व्यवहार तथा मर्यादा के अभाव में, क्या चीज लिखो? संसद में सशक्त और स्थिर विपक्ष के अभाव और संसदीय व्यवहार तथा मर्यादा के अभाव में देश के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में ढीलापन आता है। ठीक है, हो गया? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। चलो, हो गया सर। उसको संप्रभु कहें कि ना कहें, जैसे कि आप हम लोग पढ़ते ना, देश में
विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है ये, विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है भारतीय संसद, है ना। मतलब इसके जो कानून होंगे, इसके बनाए हुए जो कानून होंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। लेकिन इसको संप्रभु सिर्फ इस बात के लिए नहीं कहा जा सकता है कि इसकी ये विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है और इसके कानून जो है पूरे देश में लागू हो जाते हैं। और एक है क्या नाम है, डायसी, ब्रिटिश न्यायवादी हैं, इन्होंने न्यायवादी हैं, न्यायविद भी बोल सकते हैं, डायसी महोदय। इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत बताए कि संप्रभु निकाय कौन है, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए संप्रभुता के लिए उसे कहा गया डायसी की कसौटी, डायसी की कसौटी। अब डायसी की कसौटी में संप्रभु निकाय कौन है? ये कहते हैं संसद की संप्रभुता को 3 तरीके से मापा जा सकता है। संसद की संप्रभुता 3 तरीके से। पहले तो ये कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे संसद नहीं बना सकती है। पहली कसौटी इनकी क्या है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो संसद ना बना सके। एक तो ये बोलते हैं, ठीक है, ना बना सके। और दूसरा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे संसद निरस्त या संशोधित ना कर सके। दूसरा मत इनका ये है, ठीक है, दूसरा मत इनका ये रहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे संसद निरस्त या संशोधित नहीं कर सकती है। और तीसरा कहते हैं कि मौलिक या संवैधानिक कानून और अन्य कानूनों में कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। बात समझे? तीनों चीजें हैं इसमें। अब क्या है, अब अगर क्या भारतीय संसद भी है कि जो कोई भी कानून बना देगी? कोई भी कानून बनाने में सक्षम है भारतीय संसद? यस सर। और भारतीय संसद किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, संशोधित कर सकती है। मूल ढांचे से संबंधित जो मामले हैं उनमें संशोधन नहीं कर सकती है संसद, आपको पता होगा, है ना। मूल ढांचे से संबंधित जो मामले हैं यस सर। उनको निरस्त भी नहीं कर सकती है संसद। बात समझ रहे हैं ना। तो इन 2 ही मामलों में भारतीय संसद कमजोर स्थिति में नहीं नजर आती है। तब भारतीय संसद संप्रभु कैसे हो गई? इन कुछ स्थितियों में, ठीक ना। अगर ये डायसी की ये कसौटियों को देखा जाए संसद की संप्रभुता के बारे में, इनकी अवधारणा, इनके सिद्धांतों को ही आधार माना जाता है, तो जाहिर सी बात है भारतीय संसद इसकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, ठीक है। और जब इनकी कसौटी पर भारतीय संसद खरी नहीं उतरती है तो हम कैसे मान लें कि भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है? जैसा जब इन्होंने बोला कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे संसद नहीं बना सकती है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भारतीय संसद के पास अधिकार तो हैं लेकिन असीमित नहीं है, ये बोल सकते हैं हम। बात समझे? अब जैसे संसद के पास एक सिंपल सा समझिए, मान लीजिए मूलाधिकार का मामला है, मूलाधिकार का मामला है और सरकार चाहती है कि कोई ऐसा काम चाहती है जिससे, कोई ऐसा कानून चाहती है संसद जिससे लोगों का या नागरिकों का मूलाधिकार, नागरिकों के मूलाधिकार का हनन होने वाला हो। ऐसा कोई कानून लाना चाहती है संसद, तो जाहिर सी बात है वो कानून उनका नहीं माना जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं मूलाधिकार के अतिक्रमण को लेकर उनका कानून निरस्त हो सकता है, शून्य घोषित हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में जो बात कही गई है
वो अनुच्छेद 13 की बात यहां पर लागू हो जाती है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ मामलों में अब, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद को संप्रभु ना कहने के पीछे जितने तर्क हैं उससे कहीं ज्यादा तर्क हैं भारतीय संसद को संप्रभु कहने के। ठीक है, संप्रभु संस्था कहने के, उससे ज्यादा तर्क हैं। ठीक भाई। अब यहां पे देखिए एक चीज और। यस सर। अब यहां यह सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। जिसका मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। सर फिर से बोलिएगा। यह सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है, जिसका मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, आगे लिखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, जिसके प्रभाव और न्याय क्षेत्र पर वहां कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। जिसके अलग से लिखिएगा। ब्रिटिश न्यायवादी डायसी के अनुसार ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके लिख लीजिए। तो 1 नंबर लिखिएगा। ऐसा कोई कानून नहीं, ठीक है, जिसे संसद नहीं बना सकती है। ठीक है, दूसरा क्या यस बोले सर। दूसरा क्या बोले थे? ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे संसद निरस्त या संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है ना? हो गया? तीसरा भी लिख लीजिए। तीसरा लिखिएगा। मौलिक या संवैधानिक कानून और अन्य कानूनों में कोई भेद नहीं होता है। मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मूल ढांचे से संबंधित अगर कोई मामला है तो न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप कर सकती है ना? मूलाधिकार के हनन संबंधी मामला है तो उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देगी न्यायिक सक्रियता के दायरे में। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन रहा है जिसमें देश की जो लोक हितकारी या फिर बोले जन कल्याणकारी प्रवृत्ति है ना, या जो सहयोगी प्रवृत्ति है, या बोले तो सहकारी जिस सिद्धांत पे जैसे काम करती है, ऐसा कोई कानून हो कि इन सब पे थोड़ा सा लगाम लगने वाला है, तो इस मामले में क्या होगा? न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। ये तो मूल ढांचे से संबंधित मामले आ जाएंगे, है ना? चुनाव प्रक्रिया का मामला हो, शासन प्रशासन चलाने का मामला हो, या मान लीजिए कोई संवैधानिक कानून है, ये तो मौलिक कानून हो गए। संवैधानिक कानून अगर है, बात समझ रहे ना? संवैधानिक कानून में मान लीजिए कि जैसे संपत्ति का ही अधिकार है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाएगा?
उसमें संशोधन किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? उसमें कि जो भी संसदीय विधियां हैं उनको न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है, अगर संसद एक संप्रभु निकाय है तो। ठीक ना? ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। बात पता है कि नहीं आप लोगों को? न्यायिक समीक्षा सिर्फ 2 देश में है, भारत में और अमेरिका में, है ना? भारत में भी जो व्यवस्था आई वो अमेरिका से ही आई है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? ये बात हमें ध्यान रखनी भाई। अब ये सब देखे जाए तो भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं माना जा सकता इन सब सिद्धांतों के आधार पर। बात समझ रहे हैं? कोई भी कानून बनाने में सक्षम नहीं है, कोई भी कानून खत्म करने में भी सक्षम नहीं है। इनके द्वारा बनाए गए कानून न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं। तो इन तीनों मामलों में ही भारतीय संसद संप्रभु निकाय नहीं हो सकती है। ठीक है ना? मतलब इसके जो क्या बोलते हैं, इसका जो प्रभाव है, न्याय क्षेत्र है, इसमें गतिरोध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? सिंपल सा है, लिख लीजिएगा। अर्थात भारतीय संसद को, सर नेक्स्ट टॉपिक लिखना है। नहीं यार, इसी में मतलब थोड़ा अलग से लिखिएगा, पैराग्राफ बना दीजिए। इस क्या बोले थे? अर्थात भारतीय संसद को संविधान द्वारा कानून बनाने का असीमित अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। असीमित अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है? असीमित अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, इसमें लिखिएगा। हालांकि भारतीय संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। हालांकि भारतीय संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, परंतु यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष लिख लेंगे। निरपेक्ष, ठीक है? निरपेक्ष नहीं है, अर्थात असीमित नहीं है। उदाहरण भी लिख लो। उदाहरण दे सकते हैं। देखो, क्योंकि अगर आप प्रश्न लिखते हैं ना कोई, और अगर आपने एक उसका एग्जाम्पल सहित एग्जाम्पल देकर बता दिया ना, तो थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। ठीक है? लिख लीजिए। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। इसमें संसद सकारात्मक संशोधन तो कर सकता है, लेकिन नकारात्मक नहीं। साथ ही साथ राज्य सूची के विषयों पर भी संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है? ठीक भाई, हो गया? चलिए, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति लिखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब क्या है इसका? लिखना है। देखिए, मतलब ये है इसका
कि अगर मान लीजिए कि संसद ऐसा कोई विधि मतलब कानून बनाता है संसद, जैसे मूलाधिकार है, मूल ढांचे से संबंधित कोई ऐसी, तो मतलब इन सबको सीमित करने वाला कोई कानून अगर बनाता है संसद, तो न्यायपालिका क्या करती है, उसकी समीक्षा करती है, नहीं है ना, न्यायिक समीक्षा के तहत वो क्या करती है, उस कानून को निरस्त कर सकती है। ठीक है भाई, मत लिख लीजिए। अर्थात अगर संसद किसी ऐसे विधि का निर्माण करती है, अगर संसद किसी ऐसी विधि का निर्माण करती है जो मूलाधिकार और मूल ढांचे में कमी करे, मूलाधिकार और मूल ढांचे में कमी करे, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर इसे शून्य घोषित कर सकती है ना, शून्य घोषित कर सकती है। लिख लीजिएगा। इस संबंध में भारतीय संसद अमेरिकी कांग्रेस के समान है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। अगला हेडिंग दीजिए, राज्य विधानसभाओं को मंजूरी। कुछ महत्वपूर्ण निर्दिष्ट मामलों में निर्दिष्ट ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण निर्दिष्ट मामलों में संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती है, अकेले संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं को भी उन निर्दिष्ट मामलों हैं, क्या बोल रहे हैं, उन निर्दिष्ट मामलों में संशोधन के संबंध में मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक है। ठीक है, हो गया भाई। अब ब्रिटिश संसद से तुलना, ब्रिटिश संसद से तुलना भी कर सकते हैं। चौथा भी लिख लो इसी में, ब्रिटिश संसद से तुलना कर लो। इसमें लिखिएगा, अगर हम भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करते हैं, अगर हम भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करें तो पाते हैं कि दोनों ही विधि निर्माण की संस्था तो हैं, विधि निर्माण की संस्था तो हैं, लेकिन भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तुलना में संप्रभु नहीं है। ठीक है, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तुलना में संप्रभु नहीं है। ठीक है, हो गया भाई यहां तक। आगे लिखिए, लोकतंत्र में बेहतर कानून के निर्माण, लोकतंत्र में बेहतर कानून का निर्माण
बेहतर कानून का निर्माण और जन कल्याण के लिए आवश्यक है कि संसद भी संप्रभु हो। ठीक है। भारतीय संसद एक विधायी निकाय है। विधायी निकाय है। विधायी निकाय है। ठीक है। परंतु यह ब्रिटिश संसद की तरह संविधान सभा जैसा कार्य नहीं करती। ठीक है। अर्थात हमारे देश में सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों के बीच में अंतर है। ठीक है। हो गया भाई? यस सर। यस सर। अब जो भी चीजें है ना संविधान में लिखित रूप में बताई गई हैं, उनका लाभ क्या, उनके क्षेत्र क्या, उनके आपसी संबंध कैसे रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है। और मतलब यह है कि संविधान से अलग हटकर संसद के पास क्रियान्वयन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब बोला गया है संसद का गठन कैसे होगा, संसद के अध्यक्ष कैसे बनेंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कैसे होंगे, उनकी योग्यता अयोग्यता क्या होगी, उम्र उनकी क्या होगी, वो सब कुछ संविधान में है। उससे अलग हटकर संसद कोई काम नहीं, कुछ भी अलग से क्रियाकलाप नहीं अपना सकती है ना। इसका कहने का मतलब ये है। तो संविधान की लिखित प्रकृति होने के नाते ही ऐसा है, ये मान सकते हैं हम। संविधान में सरकार के तीनों अंगों के लाभ क्षेत्र प्रभाव और उनके आपसी संबंधों को परिभाषित किया गया है। अर्थात संसद संविधान से अलग हटकर इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती। ठीक है। संविधान से अलग हटकर कोई क्रियान्वयन इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती। हाँ। ठीक है। एक सरकार की संघीय व्यवस्था भी लिख लो। ठीक है। सरकार की संघीय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं संसद की संप्रभुता को सीमित करती है। लिखिएगा इसमें। तो भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का सांविधानिक विभाजन है और दोनों ही स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं। अर्थात
संसद की विधि निर्माण शक्ति, संसद की विधि निर्माण शक्ति केवल संघीय और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है ना? सर फिर से लाइन बोलिए। केवल संघीय और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है, यही। ठीक है। भारतीय संसद को एक संप्रभु निकाय माना जाता है, माना जाना चाहिए। उसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मानना पड़ेगा भाई। तो एक ऐसा कारण है, लिख लीजिए, तो सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, है ना? सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, है ना? मतलब कोई बाहरी देश इसके कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना? लिख लीजिए, तो यह इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय संसद सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। साथ ही संघ सूची में विषयों पर सर्वोच्च अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। हमारी संसद जनमत संग्रह या पहल के पहलपा से पतंग पहल, ठीक है, जनमत संग्रह या पहल के किसी अन्य उपकरणों से बंधा नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जनादेश से बंधी हुई है। ठीक है, हो गया? जी सर। अब देखिए, ये लाइन लिखा है भारतीय संसद, इस प्रकार भारतीय संसद को विशाल अधिकार प्राप्त है, लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। भारतीय संसद संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। ठीक है, क्या बोले थे? प्रयोग करती है, हाँ। इस प्रकार भारतीय संसद आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में जी सर। बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, हो गया भैया? अभी जो इसकी लास्ट लाइन है ना, निष्कर्ष की जो लास्ट लाइन है, हो सकता है ये आपके प्रश्न का आधार बने, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं?
ऐसा हो सकता है। संसद हो सकता है सर। भारतीय संसद आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। स्पष्ट टिप्पणी करें। चलो स्पष्ट उसको छोड़ो, टिप्पणी करें। हो ही ना जाएगा टिप्पणी है जी सर। सर आंतरिक और बाह्य मामलों सर क्या होता है? है देश के अंदर का मामला है। बाहरी मामला जैसे हमारा विदेश संबंध हो सकता है ना, वो बाहरी मामला है। ओके सर। तो ये चीजें हैं, ये आपके प्रश्न का आधार हो सकता है। इसमें देखिए प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। सिंपल सा है, ये 6 पॉइंट दिए हैं। 6 पॉइंट नहीं है, हेडिंग है बड़े बड़े, इनको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भारतीय संसद के पास कानून बनाने का अधिकार सीमित है, या फिर हो सकता है कि भारतीय संसद और कानून बनाने का अधिकार टिप्पणी के रूप में आ जाए। ऐसे भी हो सकता है प्रश्न। बात समझ रहे ना भाई? तो प्रश्न कैसे भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है भारतीय संसद के कानून बनाने के अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये भी हो सकता है। तो प्रश्नों को कई तरीकों से हमें तैयार रखना है। ठीक है, अब आज ये हो गई संसद, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित यह राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे तथा संबंधित मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में सर था क्या बोले? इसके कार्यालय का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में किया गया है और ना ही सदन के नियमों में किया गया है। ठीक है, ऐसे ना पॉइंट बना के, जैसे 1 पॉइंट 2 ऐसे करके लिख लो, थोड़ा सा 1 2 एक पहला वाला लिखिएगा, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है। दूसरा लिखिएगा, राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस पद पर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा संसदीय राज्य मंत्री, हाँ, संसदीय कार्य राज्य मंत्री होता है। एक संसदीय कार्य मंत्री है, एक संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। ठीक है, 2 होते हैं, है ना। लिखिएगा इसी में अगला पॉइंट में, मुख्य सचेतक सीधे तौर पर सदन के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। सदन के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। एक बार रिपीट कर दीजिए। संसदीय कार्य पर
सरकार को सलाह देने, संसदीय कार्य पर सरकार को सलाह देने और उनके विभाग को प्रभावित करने वाले संसदीय कार्य के संबंध में मंत्रियों के साथ घनिष्ठता बनाए रखना है। ठीक है, मतलब होता है कि जो नई लोकसभा का गठन होने वाला है वो ना हो पाए, जो पहले वाला लोकसभा का सत्र है उसी का अंतिम समय चल रहा हो। ठीक है, अंतिम सत्र जो चलता है उसी को लेम डक सत्र बोलते हैं। ठीक है, लेम डक का मतलब है पिछले वाले में वो सब संसद के सदस्य थे, संसद के ही नहीं, विधानसभा के भी हो सकते हैं, तो वो पिछले सत्र में सदन के सदस्य तो थे लेकिन इस बार वाले चुनाव में वो सदस्य नहीं रहे, मतलब चुनाव नहीं जीते होंगे इसलिए सदस्य नहीं रह जाएंगे, है ना, यही बात होगा। उनको बोलते हैं लेम डक। बात समझे? एक हो गया लेम डक सत्र, दूसरा हो गया लेम डक। पुरानी लोकसभा के वे सदस्य या पूर्ववर्ती लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेम डक कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। जी सर। एक और शब्द है प्रभावी बहुमत, है ना। साधारण बहुमत सुना होगा, पूर्ण बहुमत सुना होगा, विशेष बहुमत सुना होगा। जी सर। अभी प्रभावी बहुमत कहां से आया है इसके बारे में भी लिखना चाहिए हमको। ठीक है, अगर इसमें समझे, जैसे मान लीजिए कोई भी सदन है, सदन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा है या राज्यसभा है, कोई भी है। ठीक है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 100 और कुल इसमें भी 100 सदस्य हैं दोनों में। ठीक है, इतनी सीटें हैं हर एक सदन में। क्या होता है, मान लीजिए इसमें 10 सीट अभी खाली है और इसमें 5 सीट अभी खाली है, तब क्या होगा? सिंपल सा है, ये जो अतिरिक्त सीटें हैं, मतलब 10 सीटें अभी खाली हैं लोकसभा में, तो कितनी सीटें भरी हैं? 90 सीट भरी है। इस 90 सीट का बहुमत चाहिए होगा, 90 का बहुमत चाहिए होगा, इसमें 95 का बहुमत चाहिए होगा। बात समझे? नहीं समझ में आया? नहीं समझे? मतलब कहने का ये है कि जो रिक्त सीटें हैं, जो खाली सीटें हैं, उनको छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत ही प्रभावी बहुमत कहलाता है। नहीं समझ रहे? फिर प्रभावी बहुमत को सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के रूप में संदर्भित किया जाता है। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका प्रयोग लिख लेना, तो प्रयोग भी लिख लो, कब कब इसका प्रयोग होता है लिख लीजिए। तो पहला लिखिए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिकल 67, आर्टिकल 67। दूसरा लिखिएगा, राज्यसभा में उपसभापति को हटाना।
राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 90 आर्टिकल 90 अगला लिख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। ठीक है, हो गया। अनुच्छेद सर? अनुच्छेद है 94। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, समानताएं लिख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर यहां पे हम समानताएं लिख रहे हैं तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ समानताएं हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक भाई, तो सबसे लगता है मेरा नेट पागल हो गया। समानताएं में सबसे पहले मामला लिखिएगा, सामान्य मत लिखो, साधारण विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में क्या होता है इसमें, या फिर इसको अगर बोले सामान्य विधेयक, तो ये क्या होते हैं, सामान्य विधेयक का मतलब होता है ये लोकसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है। मतलब शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है और इनको पारित भी कहीं भी किया जा सकता है ना, किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। सामान्य विधेयक होते हैं, बात समझे ना भाई। यस सर। इस स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा एक समान है। अब संवैधानिक संशोधन के मामले में, संवैधानिक संशोधन के मामले में ऐसे पॉइंट लिख लो। सर समझ नहीं पा रही लिखा क्या रहा है, किसमें लिखा रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन व महाभियोग के मामले में, है ना, महाभियोग के मामले में राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदन मिलकर करते हैं, आप सबको पता है। महाभियोग की प्रक्रिया भी दोनों सदनों में मिलाकर ही पूरी होती है। जी सर। और किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है महाभियोग की। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी भाई, और 1/3 सदस्य जो होंगे वो साइन किए रहेंगे उस प्रस्ताव पर। बस यही 2 शर्तें हैं, बाकी प्रस्तुत तो कहीं भी करा जा सकता है, किसी भी सदन में करा जा सकता है। ओके सर 1/4 साइन करना चाहिए ना? 1/4 या 1/3 है, 1/3 ही तो है मेरे ख्याल से, 1/3। देख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग, 1/4 ही लिख लेना था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, सर 1/4 होना चाहिए। 1/4 है, तब ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन वो पद से हटाने का प्रस्ताव, पद से हटाना। देखो इसमें क्या होता ना, दोनों ही सदन मिलकर निर्वाचन तो करते हैं, साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने का मामला आता है तो उस समय राज्यसभा सिर्फ पहल कर सकती है, ठीक है, लेकिन सहमति लोकसभा की जरूरी होती है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ बोलिए अनु। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग को हटाने की सिफारिश,
मतलब इस मामले में भी दोनों सदनों के पास बराबर का अधिकार है। ठीक है। ओके सर। हाँ, अध्यादेश की स्वीकृति, अध्यादेश की स्वीकृति किसके अध्यादेश की? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति हम लिख सकते हैं इसको, राष्ट्रपति द्वारा जारी। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा जारी। आपातकाल, आपातकाल को स्वीकृति। आपातकाल की जब घोषणा होती है ना, तो दोनों सदनों की बराबर जरूरत पड़ती है। बस समझे? आपातकाल मतलब तीनों आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, तीनों प्रकार के आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना इसे। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री और मंत्री का चयन। क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य हो। यहां तक तो जरूरी यह भी नहीं है कि जिस समय प्रधानमंत्री पद पे कोई बैठाया गया व्यक्ति है वो संसद का सदस्य ही हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। ये तो आप सबको आवाज क्यों नहीं आ रही है? हम सबको ये बात तो पता है कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यहां पर भी यह भी बाध्यता नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य हो, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। अपने यहां ऐसे कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? कौन बता रहा है? इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। और सर श्री देवगौड़ा, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी है ना, देवगौड़ा भी रहे हैं सर। गुजराल, इंद्र एच.डी. कुमार देवगौड़ा। गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मंत्रियों के मामले में भी आप सबको पता होना चाहिए कि मंत्रियों के मामले में भी आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। उसमें लोकसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये रहेगी, अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो रहा है या मंत्रिमंडल का विघटन हो रहा है, तो वो चाहे राज्यसभा के ही सदस्य क्यों ना हो, लेकिन उनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है? जी सर। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके अलावा और क्या है? जैसे कुछ हमारे यहाँ वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में लिख लीजिए। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग, कैग भी लिख लीजिएगा। वित्त आयोग, कैग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इनकी रिपोर्ट पर विचार करने के आधार करने के मामले में, इनकी रिपोर्ट पर विचार करने के मामले में, ठीक है, हो गया? इनकी रिपोर्ट पर विचार करने के मामले में, ठीक है। एक और लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के, उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में विस्तार के मामले में, न्याय क्षेत्र में विस्तार के मामले में, ठीक है। फिर से बोल दीजिए। एक मिनट, अगर आप धन विधेयक के मामले में देखते हैं तो धन विधेयक को कहां पर? लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, वहीं पर पारित किया जा सकता है, ठीक है ना। इस मामले में राज्यसभा, चाहे तो लिख लो इसमें लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में
ठीक है, हो गया। दूसरा लिख लीजिए। एक मिनट, विधेयक है, कोई और विधेयक है ना? लोकसभा Yes, अध्यक्ष sir. Yes, sir. पुनः स्थापित के मामले में, पुनः स्थापना के मामले में, ये भी लिख लो, स्थापना के मामले, पारित करने के मामले, है ना, पारित करने के मामले। हमने पिछली क्लास में यह भी बताया था कि धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में अगर मान लीजिए राज्यसभा कोई ऐसा प्रस्ताव देती है, ऐसा सिफारिश देती है कुछ, ठीक है, कि ये वाली सिफारिश, मतलब ये वाली बात होनी चाहिए, तो उस सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है ना? ये हमने आपको पहले भी बताया। और हमने ये भी बताया है, मान लीजिए कि राज्यसभा के पास वो विधेयक गया और राज्यसभा ने क्या किया, बिना कुछ बोले उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, तो 14 दिन के बाद वो विधेयक खुद ब खुद लोकसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है कि राज्यसभा इस बात से सहमत है, हमें इसको पारित कर देना चाहिए। बात क्लियर? तो ये हो गया। बात हम वित्त विधेयक की भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वित्त विधेयक पढ़े थे वो 2 प्रकार के पढ़े थे, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, है ना? Yes, sir. तो उसमें जो हमने 2 प्रकार के वित्त विधेयक पढ़े थे, तो मतलब ये भी है कि वो पूरा स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में, लेकिन पारित तो दोनों सदनों से होना चाहिए, है ना? फिलहाल उसको छोड़ते हैं, वित्त विधेयक छोड़िए। और धन विधेयक की परिभाषा भी हो गई, मामला हो गया, ये सब ठीक है, बात हो गया। लिख लीजिए, अगला लिखिएगा। सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ओके। और अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान क्या होता है? देखो, राज्यसभा क्या कर सकती है ना, राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, ठीक है, बजट पर चर्चा कर सकती है सिंपल वे में, लेकिन अनुदान की मांग पर मतदान करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और अगला लिख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना, समाप्त करने का संकल्प। Sir, ये वाला तो उसमें भी लिखा है, समानता वाला में भी। वहां पे आपातकाल लिखा है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे सिर्फ आपातकाल बोले, तो आप इसमें तीनों बोले थे। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल बोल रहे हैं, ओके सर। ठीक है। समाप्त करने का जो संकल्प होगा वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में ही जाता, नहीं, लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा सकता है। सर, नहीं लिख सकते कि लोकसभा विघटित होती है, राज्यसभा नहीं, ये भी अंतर हुआ ना सर? कौन सा? लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। हाँ, विघटन के मामले में भी लिख सकते हैं, विघटन के मामले में ये भी लिख लीजिए। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी आपने बताया था अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, जी सर। है ना। और क्या? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव के मामले में, ये नहीं, यहाँ पे नहीं, वो जाएगा विशेष वाले में, है ना, ये इसमें नहीं आएगा,
ठीक है, ये कुछ मामले हैं। चले जाता है ना सर। क्या चीज? ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां लिख लो। राज्यसभा की विशेष शक्ति लिख लो। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, ठीक है, लिखिएगा इसमें। राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने, है ना। अनुच्छेद भी लिखना चाहेंगे, आर्टिकल लिख लीजिए 249। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के ही पास है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए केंद्र हो, राज्य हो, दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, अगर इसका सृजन करना है तो वो अधिकार भी राज्यसभा के पास है, ठीक है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों मामलों में राज्यसभा के ही पास शक्तियां हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसको आप यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि वो विशेष अधिकार है राज्यसभा का। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है। अनुच्छेद 67 में ये बात बोली गई है, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, विशेष क्या है इसके लिए, राज्यसभा के लिए। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तीनों में से किसी भी आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उस समय जाहिर सी बात है लोकसभा है भाई, लोकसभा इस मामले में है ही मजबूत। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई है, लोकसभा भंग है, उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में राज्यसभा का अकेला अनुमोदन भी प्रभावी माना जाता है। बस समझे? आपातकाल की घोषणा के दौरान, घोषणा के समय लोकसभा के विघटित होने पर राज्यसभा की घोषणा का प्रभावी होना, है ना, हो गया, राज्यसभा की घोषणा का प्रभावी होना। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है।